चारों तरफ हरियाली से घिरा सुंदरपुर एक बेहद खूबसूरत गांव था। यहाँ के लोग दिन भर खेतों में जी तोड़ मेहनत करते और शाम होते ही माखन लाल के ढाबे पर फिश करी चावल खाने जमा हो जाते। पूरे गांव में माखन लाल का इकलौता ढाबा था, इसलिए वो अपनी मर्जी से दाम वसूलता था, लेकिन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीता और मॉनसून की आहट होने लगी। किसान जल्दी जल्दी खेतों से अपना सामान समेटकर घरों में रखने लगे, क्योंकि बारिश शुरू होने में बस 1-2 दिन ही बचे थे। उसी गांव में मुन्ना नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक शाम वो अपने घर में बेहद परेशान बैठा था। मंजू, पूरी फसल अभी खेत में ही खड़ी है। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं आया और मौसम विभाग वाले कह रहे हैं कि कल से भारी बारिश होगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम कर भी क्या सकते हैं जी, देने वाला भी ऊपर वाला है और लेने वाला भी वही। आप हिम्मत मत हारिए। अगर इस बार फसल बर्बाद हो गई ना मंजू, तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। कुछ बुरा नहीं होगा, आप सो जाइए, जो होगा कल सुबह देखा जाएगा। दोनों उदास मन से सो जाते हैं, लेकिन उनके सोते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगली सुबह तक बारिश का कहर जारी रहता है। मुन्ना के घर में मातम सा माहौल था। देखा मंजू, मैं कह रहा था ना कि बारिश होगी। अब बताओ हम क्या करें? बहुत भारी नुकसान हो गया जी। घर में खाने को अन्न का दाना नहीं बचा है, बस 1-2 दिन का ही राशन है। मौसम विभाग ने बताया है कि बारिश महीनों तक होगी। ऐसा करो, पहले तुम खेत जाओ और लौटते वक्त कोई काम तलाश कर ही लौटना। ठीक है, मैं काम ढूंढ कर ही लौटूंगा। मुन्ना खेत पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी सारी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। वो उदास मन से आसमान की ओर देखता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने दिन रात एक करके इस फसल को बड़ा किया था। क्या मेरी मेहनत का यही फल है? अब मैं अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा? मुन्ना काम की तलाश में गांव में भटकता है, पर कहीं काम नहीं मिलता। लौटते वक्त माखन लाल की नजर उस पर पड़ती है। माखन लाल आज खुश था, क्योंकि बारिश में उसके ढाबे पर भीड़ उमड़ी थी। अरे मुन्ना भाई, कहाँ जा रहे हो? आओ, इस बरसात में कम से कम गर्मा गर्म फिश करी के मजे तो लेते जाओ। माखन लाल, तुम्हें पता है कि इस बारिश ने मेरी फसल बर्बाद कर दी और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। किसी का नुकसान होगा तो किसी का फायदा होगा ही। देखो, जब से बारिश शुरू हुई है मेरे यहाँ भीड़ ही भीड़ है। इतना घमंड सही नहीं होता माखन लाल। घमंड तो होगा ही, जो इस पूरे गांव में सिर्फ मेरा एक ढाबा है। हिम्मत है तो तू भी खोल ले। मुन्ना वहां से सीधे घर की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे कनक चाचा मिल जाते हैं। मुन्ना, इस बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो और इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं चाचा, फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने को दाना नहीं है। काम की तलाश में भटक रहा हूँ। अगर बुरा ना मानो तो मेरा ढाबा बंद पड़ा है। मैं काम के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ। मुझे आने में महीना लग जाएगा। तब तक तुम उसमें कुछ बेचो। काका, आपकी बात तो सही है, पर मैं क्या बेचूं? इस गांव में है क्या बेचने को? बेटा, मैंने तुम्हें रास्ता दे दिया है। अब तुम्हें क्या बेचना है ये तुम तय करो। ढाबा तुम्हारे लिए खुला है। ठीक है काका, मैं कल से कुछ न कुछ जरूर बेचूंगा। मुन्ना घर जाता है और मंजू से कहता है, मंजू, कनक चाचा का ढाबा मिला है। अगर तुम कुछ बना सको तो हम बेचेंगे। मेरे पास कुछ पैसे हैं। चिकन मटन तो महंगा है, हम क्या बेचें? सोचो, क्या बनाएं? मैं सुबह तालाब से मछलियां पकड़कर लाऊंगा। तुम उन मछलियों से बेहतरीन फिश बिरयानी बनाना। बारिश में गर्मा गर्म फिश बिरयानी का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ है। अगली सुबह मुन्ना तालाब से मछली लाता है। मंजू उसे धोकर और मसालों के साथ पकाकर लाजवाब फिश बिरयानी तैयार करती है। मुन्ना उसे ढाबे पर ले जाता है। महक सुनकर सलीम और बंटी वहां आते हैं। भाई मुन्ना, बारिश में फिश बिरयानी का आइडिया बहुत ही शानदार है।
रोज फिश करी खाकर दिमाग खराब हो गया था। घर वाले भी कुछ अलग बनाने को तैयार नहीं थे। तुम सही बोलते हो भाई, मेरी पत्नी तो बेलन फेंक कर मारती है अगर मैं कुछ मांगू। चलो मुन्ना, एक एक प्लेट लगाओ, देखते हैं तुम्हारी फिश बिरयानी का स्वाद कैसा है। दोनों जैसे ही बिरयानी का पहला निवाला खाते हैं, उनकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। मुन्ना कसम से यार, ऐसी फिश बिरयानी आज से पहले मैंने कभी नहीं खाई। वाकई बहुत लाजवाब है। बिल्कुल, माखन लाल की फिश करी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। लोगों की ये तारीफ सुनकर मुन्ना समझ जाता है कि अब उसकी और मंजू की मुश्किलें खत्म होने वाली हैं। धीरे धीरे मुन्ना के ढाबे पर गांव वालों की भारी भीड़ जुटने लगी। शाम होते होते उसकी सारी फिश बिरयानी बिककर खत्म हो गई। मुन्ना खुशी खुशी सारा कमाया हुआ पैसा समेटकर घर लौटता है और मंजू के हाथ में रख देता है। अरे वाह, इतने सारे पैसे! मुन्ना जी, कनक चाचा हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। अगर आज उन्होंने हमें वो ढाबा ना दिया होता तो शायद इस बारिश में हम दोनों भूखे मर रहे होते। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मंजू। कनक चाचा का ये एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। खैर, आज बहुत थकान हो गई है। कल सुबह फिर जल्दी उठकर तालाब से ताज़ी मछलियां पकड़नी है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर मुन्ना सो जाता है। अगली सुबह वो फिर से तालाब जाकर ताज़ी मछलियां लाता है। मंजू पूरे दिल से स्वाद लेकर फिश बिरयानी बनाती है और मुन्ना उसे बेचने के लिए ढाबे पर पहुंच जाता है। मुन्ना को ढाबा खोले अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि शहर से दो लोग पैदल चलते हुए वहां आते हैं। वे कनक चाचा का ढाबा ढूंढ रहे थे। वे दोनों कोई और नहीं बल्कि बैंक के कर्मचारी थे। भाई सुनो, क्या यही कनक का ढाबा है? जी साहब, पहले उन्हीं का था, पर अभी कुछ दिनों से इसे मैं चला रहा हूँ। कनक चाचा तो किसी काम से 1 महीने के लिए शहर गए हैं। कोई बात थी क्या साहब? देखो भाई, हम बैंक से आए हैं और ये नोटिस है। कनक ने ये ढाबा खोलने के लिए बैंक से लोन लिया था, जिसकी ब्याज की किस्तें अभी तक बाकी हैं। उन्हें 1 महीने का वक्त मिला है। अगर समय पर पैसे नहीं चुकाए गए तो ये ढाबा सरकार का हो जाएगा। बैंक इस पर कब्जा कर लेगा। क्या? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था साहब। हम तो बस गरीब लोग हैं। उनसे कुछ दिनों के लिए ये ढाबा मंगा था। वैसे साहब, आप इतनी दूर से चलकर आए हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा क्या करोगे भाई, पर सच बताए तो तुम्हारे इस पतीले से फिश बिरयानी की बड़ी लाजवाब महक आ रही है। इस बारिश में भूख भी जोर की लगी है। कम से कम 1-1 प्लेट हमें भी खिला दो। अरे बिल्कुल बिल्कुल साहब, आप बैठिए तो सही, मैं अभी लगाता हूँ। मुन्ना तुरंत दोनों के लिए गर्मा गर्म फिश बिरयानी की प्लेट लगाता है। दोनों जैसे ही पहला चम्मच मुंह में डालते हैं, दंग रह जाते हैं। भाई वाह, गजब का स्वाद है। ऐसा स्वाद तो मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं पाया। क्या महक है, और हर एक चावल का दाना बिल्कुल अलग अलग है। और ऊपर से इस मछली का स्वाद तो लाजवाब है। सुनो भाई, तुम फिक्र मत करो। मैं शहर जाकर बैंक मैनेजर साहब से बात करूंगा और कनक के लोन का समय थोड़ा और बढ़वाने की कोशिश करूंगा। पर तुम अपना ये ढाबा बंद मत करना भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। ईश्वर आपका भला करे। कभी दोबारा मौका मिले तो जरूर आइएगा। कितने पैसे हुए भाई? नहीं साहब, आपने कनक चाचा के लिए इतनी बड़ी बात कह दी। मेरे लिए यही बहुत बड़ा उपकार है। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता साहब। बैंक वाले मुन्ना की सादगी से खुश होकर बिना पैसे दिए मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते दोपहर होने लगी। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी और मुन्ना के ढाबे पर फिश बिरयानी खाने वालों की लाइन लगी थी। उधर दूसरी तरफ माखन लाल अपने ढाबे पर अकेला बैठा मक्खियां मार रहा था। वो गहरी सोच में डूबा था कि आखिर पूरा गांव गायब कहाँ हो गया। आखिर इस सुंदरपुर वालों को हो क्या गया है? इस बरसाती मौसम में तो मेरे यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आज एक भी ग्राहक नहीं आया। 1-2 दिन तो ऐसी भीड़ लगी कि मजा ही आ गया, पर पता नहीं किसकी नजर लग गई। वो सोच ही रहा था कि तभी उधर से उसका एक पुराना और पक्का ग्राहक जग्गा गुजरता है। जग्गा को देखकर माखनलाल उसे आवाज लगाता है। अरे ओ जग्गा भाई, जरा इधर तो आना। हाँ माखनलाल भाई, बोलिए क्या बात है?
क्यों भाई, आज मेरे ढाबे पर कुछ खाओगे नहीं क्या? अरे नहीं भाई, मैं तो अभी अभी पेट भरकर फिश बिरयानी खाकर आ रहा हूँ। क्या, फिश बिरयानी? क्यों, तुम्हारी बीवी ने आज घर में बिरयानी बनाई थी क्या? अरे माखन लाल भाई, तुमसे कितनी बार बोला है कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा बाबा, माफ करना, पर फिर तुमने फिश बिरयानी खाई कहाँ? अरे अपने गांव के उस किनारे भाई साहब, मुन्ना ने फिश बिरयानी का ढाबा खोला है। लोग दीवाने हो गए हैं उस पर, ग्राहक टूटे पड़ रहे हैं वहां। आपस में मार करने पर उतारू हैं कि पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। मुन्ना बेचारा प्लेटें देते देते पागल हो गया है। इतना सुनते ही माखन लाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या क्या तू सच कह रहा है? अरे झूठ बोलने के क्या तुम मुझे पैसे दे रहे हो जो झूठ बोलूंगा? मैं तो सच बता रहा हूं। स्वाद एकदम नंबर 1 है। चलो मैं चलता हूं। जग्गा तो चला जाता है, पर माखन लाल को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो अपना ढाबा वैसे ही छोड़कर सच का पता लगाने कनक चाचा के ढाबे की तरफ दौड़ पड़ता है। वहां का नजारा देखकर माखन लाल के होश उड़ जाते हैं। मुन्ना के ढाबे पर सचमुच पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग खिड़कियों से हाथ बढ़ा बढ़ाकर बिरयानी मांग रहे थे। ये देखकर माखन लाल गुस्से से पैर पटकता हुआ सीधे अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी रूपमती उसे इस तरह जल्दी और खाली हाथ आया देखकर हैरान हो जाती है। क्या हुआ जी, आज इतनी जल्दी सारा सामान बेचकर घर आ गए? बड़ी बरकत हुई लगती है। अरे रूपमती, मेरा दिमाग मत खाओ। सामान बिकना तो दूर, आज एक प्लेट भी नहीं बिकी है। क्या बात कर रहे हो? किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? आप अचानक इस तरह घर कैसे आ गए? वो जो गांव का कंगाल मुन्ना है ना, उसने कनक के ढाबे पर फिश बिरयानी बेचना शुरू कर दिया है। पूरे गांव के लोग पागल होकर उसके यहाँ टूटे पड़ रहे हैं। अरे मैया, अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो हमारा ढाबा बंद हो जाएगा और हम दाने दाने को बर्बाद हो जाएंगे जी। कुछ करिए। बर्बाद? नहीं रूपमती, मैं बर्बाद नहीं हूंगा। बर्बाद तो मैं उस मुन्ना को करूंगा। बस तुम देखती जाओ कि अब मैं उसके साथ क्या खेल खेलता हूँ। अगली सुबह माखन लाल गुस्से में पैर पटकता हुआ सीधे कनक चाचा के ढाबे पर पहुंचता है, जहां मुन्ना अपनी दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। माखन लाल को वहां देखकर मुन्ना हैरान रह जाता है। अरे वाह मुन्ना भाई, मैंने तो मजाक में कहा था, पर तुमने तो सचमुच का ढाबा खोल लिया। बड़ी तरक्की हो रही है तुम्हारी। माखनलाल भाई, ये ढाबा मेरा नहीं है, ये तो कनक चाचा का है। उन्होंने मुसीबत में मुझे सहारा दिया है। अरे भोला भाला मुन्ना, कनक से ज्यादा चालाक आदमी पूरे सुंदरपुर में कोई नहीं है। उसने तुम्हें सहारा नहीं दिया, बल्कि अपनी बला तुम्हारे सिर मर दी है। उस ढाबे पर बैंक का बड़ा लोन है। आज नहीं तो कल बैंक वाले आएंगे और इस ढाबे पर ताला ठोक देंगे। उसके बाद तुम क्या करोगे? सड़क पर आ जाओगे। जो होगा देखा जाएगा माखनलाल भाई, मेहनत की खाएंगे। अरे पागल मत बनो, यहाँ दिन भर खटकर कितना कमा लेते हो तुम। सुनो, जितना तुम यहाँ से कमाते हो, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसा दूंगा। तुम कनक का चक्कर छोड़ो और मेरे ढाबे पर आकर काम करो। क्या पड़े हो कनक के चक्कर में? कोई नहीं है माखनलाल की टक्कर में। नहीं माखनलाल, जो इंसान कल तक मेरी गरीबी और मेरी डूबी हुई फसल पर हंस रहा था, मैं उसके साथ कभी काम नहीं कर सकता। मुझे पैसों का लालच मत दिखाओ। सोच समझकर फैसला ले मुन्ना, बाद में पछताएगा। मेरा ऑफर ठुकराना भारी पड़ेगा तुझे। जो होगा वो देखा जाएगा माखनलाल। बस बहुत हुआ, इसी हफ्ते तेरा ये ढाबा बंद करवा के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। याद रखना मेरी बात। अगर ऊपर वाला मेरे साथ है माखनलाल, तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुन्ना को धमकी देकर माखनलाल गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे मुन्ना की पत्नी मंजू मिल जाती है। मंजू को देखकर माखनलाल के कदम रुक जाते हैं। ओह मंजू, देख, तेरे पति ने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कनक के ढाबे पर बैठकर खुद को राजा समझ रहा है। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझा दे उसे। तुम मर्दों की यही दिक्कत है। जुबान संभाल कर बात कर मंजू, मैं एक मर्द हूँ, समझी? अगर मर्द हो
तो मर्दों की तरह बराबरी का मुकाबला करो माखनलाल भाई। पीठ पीछे साजिशें रचने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। अगर हिम्मत है तो तुम भी अपनी फिश करी और चावल में ऐसा स्वाद लाओ कि लोग तुम्हारे ढाबे पर खिंचे चले आएं। ग्राहकों से तमीज और अच्छे से बात करना सीखो, फिर देखो भीड़ कहाँ जाती है। अरे 2 दिन क्या ढाबा चला लिया, तुम जैसी औरतें अब मुझे धंधा करना सिखाएंगी? रास्ता छोड़ो मेरा। माखनलाल गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से तेज कदमों से चला जाता है। माखनलाल से बहस के बाद मंजू सामान लेकर सीधे कनक चाचा के ढाबे पर पहुंचती है। सुबह सुबह मंजू को ढाबे पर देखकर मुन्ना थोड़ा हैरान हो जाता है। अरे मंजू, तुम सुबह सुबह यहाँ ढाबे पर क्यों आ गई? कोई खास काम था क्या घर पे? काम नहीं था जी, पर अभी अभी डाक बाबू आए थे, उन्होंने ये पर्ची दी है। कनक चाचा ने शहर से हमारे नाम ये खत भिजवाया है। क्या लिखा है खत में? चाचा ठीक तो है ना? चाचा ने लिखा है कि उनके पास बैंक का लोन चुकाने के पैसे नहीं थे, इसीलिए वो मजबूरी में ये ढाबा छोड़कर शहर चले गए। वो अब वापस नहीं आएंगे। खत में लिखा है कि अगर हम चाहें तो इस ढाबे की बची हुई किस्तें भरकर इसे अपना बना सकते हैं, नहीं तो बैंक वाले इस पर ताला मार देंगे। बस इतनी सी बात? तुम फिक्र क्यों करती हो मंजू? अगर ऊपर वाले के आशीर्वाद और तुम्हारी मेहनत से आज हम अच्छा कमा रहे हैं, तो हम बैंक की किस्त भी भर देंगे, उसका ब्याज भी चुका देंगे और सब कुछ सही कर देंगे। तुम चिंता मत करो, अब तुम घर जाओ और आराम करो। देखो ग्राहक आना शुरू हो गए हैं। मंजू राहत की सांस लेती है और घर चली जाती है। देखते ही देखते मुन्ना के ढाबे पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग स्वादिष्ट फिश बिरयानी का लुत्फ उठाते हैं, मुन्ना की तारीफ करते हैं और अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है। मुन्ना अपना हिसाब किताब समेट ही रहा था कि तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर रौब झाड़ता हुआ मुन्ना के ढाबे पर आकर रुकता है। उसका मकसद मुन्ना को डराना धमकाना था। ओए मुन्ना, दुकान बंद कर। तुझे पता नहीं है क्या कि इस ढाबे पर बैंक का भारी लोन बकाया है? इसकी किस्त किसने जमा की बे? नमस्कार साहब। जी साहब, मुझे इस लोन के बारे में पूरी जानकारी है। जब सब पता है तो यहाँ गैर कानूनी तरीके से ढाबा खोलकर क्यों बैठा है? चल निकाल पैसे, अभी के अभी किस्त जमा कर, नहीं तो अंदर कर दूंगा। मुन्ना इंस्पेक्टर के हाव भाव देखकर भाप जाता है कि दाल में कुछ काला है। उसे कानून की अच्छी समझ थी। साहब, एक बात बताइए, आपको यहाँ भेजा किसने है? मुझे कौन भेजेगा बे? कानून का रखवाला हूं मैं, मुझे बैंक वालों ने भेजा है, समझे? साहब, मुझे कानून की पूरी समझ है। बैंक का लोन वसूलने के लिए पुलिस सीधे नहीं आ सकती, और अगर बैंक वालों ने आपको भेजा भी होता तो आपके साथ बैंक के कर्मचारी या अधिकारी होने चाहिए थे। आप यहाँ अकेले क्यों आए हैं साहब? ओए लड़के, मुझसे बहस मत कर, भारी पड़ेगा तुझे। बहस नहीं कर रहा हूँ साहब, सच कह रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको बैंक वालों ने नहीं बल्कि उस माखनलाल ने भेजा है। सच सच बताइए साहब, कितने रुपयों में बिक गए आप? जुबान संभाल कर बात कर मुन्ना, वर्दी की तौहीन मत कर। साहब, ये मत भूलिए कि आप इस वर्दी में महीने का जितना कमाते हैं ना, भगवान की दया से मैं इस ढाबे से उससे ज्यादा पैसे कमाता हूँ। अगर कानून पर आ गया ना साहब, तो जहां तक चलोगे वहां तक चलूंगा। कोर्ट कचहरी सब दिखा दूंगा, पर आपकी ये नौकरी छुड़वा कर ही दम लूंगा। मुन्ना के इस सख्त और कानूनी तेवर को देखकर पुलिस इंस्पेक्टर के पसीने छूट जाते हैं। वो समझ जाता है कि मुन्ना कोई सीधा साधा अनपढ़ किसान नहीं है जिसे डराया जा सके। वो थोड़ा डर जाता है। चल चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो बस बताने आया था। पर हाँ, वो बैंक के पैसे समय पर जमा कर देना, मैं जा रहा हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर के जाने के थोड़ी देर बाद मुन्ना अपने ढाबे का सामान समेटकर घर लौटता है। उसका चेहरा बहुत उदास था। घर पहुंचते ही मंजू उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर फिक्र में पड़ जाती है। क्या हुआ जी, आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? सुबह तो आप बहुत खुश थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मंजू, मुझे समझ नहीं आता कि हम किसी का कितना भी अच्छा सोचें, लोग हमारे लिए बुरा ही क्यों सोचते हैं।
आप माखन लाल की बात कर रहे हैं ना? देखिए, हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर माखन लाल में इतनी समझ होती तो जितना दिमाग वो हमारे पीछे लगा रहा है उतना अपने धंधे पर लगाता। उसका ढाबा फिर से चल पड़ता। मैं इसी बात से परेशान हूं मंजू कि उसने आज हद ही पार कर दी। आज तो उसने थाने के इंस्पेक्टर को खुद मेरे ढाबे पर डराने धमकाने के लिए भेज दिया था। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे कानून के कुछ नियम पता थे, इसलिए मैं बच गया। अब आगे क्या होगा भगवान जाने। कुछ भी बुरा नहीं होगा जी, आप आराम करिए। सुबह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और हाँ, कल महीने की आखिरी तारीख है, तो सारा पैसा साथ लेकर जाना और बैंक वालों को देकर लोन चुकता कर देना। ठीक कहती हो मंजू, कल सबसे पहले यही काम करूंगा। उधर दूसरी तरफ माखन लाल अपने घर में सिर पकड़कर बैठा था और अपनी पत्नी रूपमती से अपनी नाकामी का रोना रो रहा था। रूपमती, आज फिर मेरा दांव खाली चला गया। मैंने इंस्पेक्टर को पूरे पैसे दिए थे, पर वो मुन्ना को डरा नहीं पाया। मुन्ना ने उसे कानून की बातें सिखाकर भगा दिया। मेरा तो काम ही बेकार हो गया। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपसे कुछ कहूं। छोड़ दीजिए ये सब दुश्मनी। जिस दिन आप ये बैर भाव छोड़ देंगे उस दिन अपना ढाबा फिर से चलने लगेगा। सच कह रही हो रूपमती, मुझे भी अब यही लग रहा है। अब मुझे खुद में कुछ तो बदलाव करना ही पड़ेगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद हैं जब लोग मेरे यहाँ आते थे और मैं उनसे कितने घमंड से बात करता था। शायद उसी का पाप है कि आज वही लोग मेरे पास झांकते तक नहीं हैं। अभी भी देर नहीं हुई है जी, अपनी गलती सुधार लीजिए। मैं कसम खाता हूँ रूपमती, आज के बाद मैं अपने ग्राहकों से हमेशा तमीज और अच्छे से बात करूंगा और अब से कभी भी मुन्ना के ढाबे को बर्बाद करने का बुरा सपना नहीं देखूंगा। इतनी बात करके दोनों सुकून से सो जाते हैं। अगली सुबह मुन्ना कनक चाचा के ढाबे पर पहुंचता है और दुकान खोलता है। ढाबा खुले अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वही दोनों बैंक के कर्मचारी उदास चेहरों के साथ वहां आते हैं। मुन्ना भाई, बैंक से आखिरी नोटिस आ गया है। मैं शहर जाकर सीनियर मैनेजर से बात कर रहा था कि तुम्हें थोड़ा और समय मिल जाए, पर नियमों के आगे मेरी एक न चली। तुम्हें आज ही पैसों की व्यवस्था करनी होगी, वरना ढाबा सील हो जाएगा। साहब, नोटिस की बात तो बाद में करेंगे। पहले ये बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? अरे मुन्ना भाई, पिछली बार भी तुमने सेवा की थी और इस बार भी क्या पूछ रहे हो? तुम्हारी इस लाजवाब फिश बिरयानी के अलावा हमें कुछ सूझता ही नहीं है। ऐसा करो, पहले 2 प्लेट गर्मा गर्म फिश बिरयानी लगा ही दो। मुन्ना तुरंत दोनों के लिए फिश बिरयानी परोसता है। दोनों खाना शुरू करते हैं, तभी पहला कर्मचारी भावुक हो जाता है। भाई मुन्ना, सच बताऊं तो मैं दिल से नहीं चाहता कि तुम्हारा ये ढाबा बंद हो, पर मैं भी मजबूर हूँ। मेरे पास खुद इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा ब्याज अपनी जेब से भर दूँ। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि एक इतना अच्छा ढाबा और तुम जैसा नेक इंसान मेरी आंखों के सामने बेघर हो रहा है। हाँ मुन्ना भाई, हमने बहुत कोशिश की, पर कानून सबके लिए बराबर होता है। आज शाम को हमें इस पर ताला लगाना ही पड़ेगा। साहब, आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप सबकी दुआओं और भगवान के आशीर्वाद से इस 1 महीने में मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि मैं इस ढाबे का पूरा कर्ज और ब्याज एक साथ चुका सकता हूँ। कि ये बात सुनते ही दोनों बैंक कर्मचारी खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। उनके चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। क्या सच में? मुन्ना भाई, क्या तुमने सचमुच पूरे पैसों की व्यवस्था कर ली है? हाँ साहब, ये रहे पूरे पैसे। और हाँ, अब आप लोग रोजाना यहाँ खाना खाने आ सकते हैं, क्योंकि ये ढाबा अब कभी बंद नहीं होगा। अरे वाह मुन्ना, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हमें बहुत खुशी है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई। ये लो तुम्हारी रसीद। अब ये ढाबा पूरी तरह सुरक्षित है। बैंक कर्मचारी खुशी खुशी पैसे और कागजात संभालकर मुन्ना को बधाई देते हैं और वहां से चले जाते हैं। मुन्ना आसमान की तरफ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी ईमानदारी की जीत हुई। कहानी की सीख: घमंड और साजिशें इंसान को हमेशा पीछे धकेलती हैं।
जबकि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और मीठी जुबान से इंसान हर मुश्किल पर जीत हासिल कर लेता है।